दोस्तों नमस्कार। द पैरबेल ऑफ द पाइपलाइन बुक्स का आज पार्ट दूसरा है। वर्क्स हेजिस की डेस्क से पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। इनका कहना है, मेरे पिताजी को गुजरे हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, पर अभी भी मुझे अपनी पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ी लगती हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कैसे अपने पिताजी को समुद्र के किनारे बने अपने मकान के बरामदे में शतरंज की गोटियां लगाने में मदद करता था। साथ ही साथ मैं प्रशांत महासागर को भी निहारता रहता था। मुझे अभी भी समुद्र तट के सफ़ेद बालुओं से लहरों का टकराना अभी भी याद है। मुझे नमक से पानी वाले कुहासे में अड़हुल की बिखरती खुशबू अभी भी याद है। मुझे धुंधले क्षितिज में नीचे डूबते हुए हल्के पीले रंग के सूर्य को देखना आज भी याद है। हम लोग अंधेरे होने तक शतरंज खेलते थे। मेरे पिताजी लगातार बातें करते रहते थे और मैं सुनता रहता था। कई बार क्षितिज की तरह देखते हुए कहा करते थे, कभी भी एक चीज को तयशुदा मत समझो। एक ही दिन में राजा से कंगाल, इस पुस्तक का जो सारांश है, इस चैप्टर का जो सारांश है, कभी भी किसी भी चीज को तयशुदा मत समझो। मेरे पिताजी सन 1959 में संदर्भ में बोल रहे थे कि जब मैं क्यूबा का शासन कैस्ट्रो के हाथ में आया था, क्रांति के पहले मेरे पिताजी क्यूब के धनवान लोगों में से एक थे। टाइम पत्रिका में छपे हुए एक लेख के अनुसार मेरे पिताजी के पास $20 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे थे। आज इसकी तुलना में $200 मिलियन से भी की जा सकती है। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनमें कॉटन मिल, रिटेल स्टोर्स, टेक्सटाइल मिल, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तथा कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल था। जन कैस्ट्रो के शासन अपने कब्जे में आने के बाद मेरे पिताजी सिर्फ अपने एक कपड़ों के साथ जमैका में आ गए। जब मेरे पिताजी का तमाम व्यवसाय इतना बड़ा था, उनका बैंक अकाउंट जब सीज कर लिया गया, जिसे समयवादी लोग जनता के विरुद्ध अपराध कहते थे। मेरे पिता का सिर्फ एक ही अपराध था कि वे एक सफल इंसान थे और सफलता को तयशुदा मान बैठे थे। दरअसल उनको अपनी कुछ संपत्ति देश के बाहर छिपा देना चाहिए थी, पर उन्होंने यह मान रखा था कि कैस्ट्रो कभी सरकार नहीं बना सकता। मेरे पिता गलत थे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पाइपलाइन को चेतावनी दी। मेरे पिता ने अपने राजवंश को फिर से तैयार करने की पूरी कोशिश की, पर बुरी अर्थव्यवस्था और कमज़ोर दिल की वजह से वे फिर वापस नहीं आ सके। वे अपने अंतिम दिनों तक बहुत कटु नहीं थे, पर वे इस बात से ज़रूर निराश रहा करते थे कि उन्हें पूरा समय नहीं मिल सका। जब वह शतरंज खेलते थे तो मेरे पिताजी मुझे उन सिद्धांतों को सिखाने की कोशिश करते थे जिनकी वजह से वह 40 वर्ष की उम्र में ही वे सफलता के करीब पहुंच गए थे। मेरे पिताजी अक्सर ही मुझसे खुद का व्यवसाय करने के बारे में बात किया करते थे। स्वामित्व का अर्थ होता है स्वतंत्रता और नियंत्रण। जहाँ तक मेरे पिताजी का संबंध है, उनके पास जितना व्यवसाय हो उतना ही अच्छा है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइन ही योर लाइफलाइन। मैंने अपने पिता के पाठों को आत्मसात कर लिया था। मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया जब मैं सिर्फ 24 साल का था। आज मैं कई व्यवसायों का मालिक बन गया हूँ। इसे विडंबना ही कहा जाए कि मेरी कंपनी इक्विवोर पाइपलाइन के व्यवसाय में है और
इसका काम अंडरग्राउंड नाली लगाना है, जिसका उपयोग पहले की कंपनियां गैस और पानी के कनेक्शन के लिए किया करती थीं। पर आज की टेलीकॉम कंपनियां इसके बदले फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करती हैं, जिसे भविष्य की पाइपलाइन कहा जा सकता है। मेरे अमीर पिता, उनके अमीर पिता, मेरे पिता विविधता के प्रखर समर्थक थे और इसलिए उनके पास 12 तरह के अलग अलग व्यवसाय थे। यदि आपके पास सिर्फ एक पाइपलाइन है तो आपकी लाइफलाइन एक ही होगी। ऐसा ही तब कहा करते थे जब शतरंज में वे मुझे हरा दिया करते थे। पाइपलाइन का अधिक संख्या में होना सदैव अच्छा होता है। कुछ महीनों पहले मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की एक ऑडियो टेप मिला जिसका शीर्षक था व्हाट माई रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग, कियोसाकी। इसमें 2 युवकों की कहानी बताते हैं जिन्हें गांव के कुछ दूर पर स्थित झील से पानी लाकर उसे गांव में बांटने के लिए भाड़े पर रखा गया था। उनमें एक युवक पानी लाने के लिए बाल्टी का उपयोग करता था, जबकि दूसरे युवक ने एक पाइपलाइन तैयार कर लिया था। कुछ समय के बाद यह देखा गया कि जिस युवक ने पाइपलाइन तैयार किया था उसके अपने दूसरे साथी की तुलना में उसके पास ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था और ज़्यादा पैसा था। कियोसाकी की ऑडियो टेप ने मुझे 25 साल पहले अपने पिता द्वारा सिखाए गए पाठ की याद दिला दी। शाम में घर पहुंचते ही मैंने अपनी नई पुस्तक के बारे में 10 पृष्ठों के नोट लिख डाले, जिसमें मैंने पाठकों को यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि पाइपलाइन और लाइफलाइन में कितनी समानता होती है, तथा मैंने पाठकों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपनी आमदनी को अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों तरह से के पाइपलाइन में लगाएं। मैंने इस पुस्तक का नाम दिया द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। 3 महीने बाद मैंने अपनी पांडुलिपि अपने प्रकाशक को सौंप दी और आज यह आपके हाथों में है, जिसे आप डॉक्टर राजेश कुमार झारिया के ऑडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। अपनी पाइपलाइन खुद तैयार करें। अगला चैप्टर। पिछले कई सालों में मैंने अपने पिता की सलाह को माना और कई लाभदायक पाइपलाइन तैयार किए। मेरे पास उनकी तरह 12 व्यवसायों ही नहीं, या मेरे पास 20 मिलियन डॉलर की संपत्ति ही नहीं, पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनों को कुछ इस तरह तैयार कर रहा हूँ कि वे लोगों की जेबों में मुनाफे को रखकर उनकी ज़िंदगी में चिंताओं को दूर कर दें। पर अधिकांशतः पाइपलाइनों का निर्माण लोगों की निजी और वित्तीय स्वतंत्रता देने तथा दूसरों की जिंदगी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। थोड़े में कहा जाए तो पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। एक तानाशाह ने मेरे पिता से उनकी लाइफलाइन छीन ली थी और वे उनके पास उबर नहीं पाए। इस देश के लोगों को यह वरदान है कि कोई तानाशाह उनकी लाइफलाइन को नहीं छीन लेगा। सिर्फ हम खुद ही अपनी लाइफलाइन को खुद से छीन सकते हैं। कैसे? उनका निर्माण नहीं करके। मेरे पिता के हालात से सबक लें। इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि जैसा आज है वैसा कल भी रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। सुरक्षा सिर्फ एक ही हो सकती है, वह है पाइपलाइन की सुरक्षा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आज ही अपने पाइपलाइन के तैयार करने की शुरुआत करें ताकि कल लाइफलाइन आपके पास हो। दोस्तों, आज ही उठो जागो, तब तक चलो
जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो। स्वामी विवेकानंद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह ऑडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करें। धन्यवाद।